हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा स्टैटिक्स का 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब अगर हमारे जो सांख्यिकी हैं उसके 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम स्टैटिक्स के 6वें वीडियो को बना रहे हैं। आज हम लोग सांख्यिकी के 6वें वीडियो को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और सांख्यिकी के 6वें वीडियो में हम लोग बहुलक पढ़ेंगे और बहुलक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि जितने भी बच्चे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सबको आ जाए। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको समझ में ना आए, सबको आ जाए। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कक्षा 9 नहीं अच्छी तरीके से पढ़ा, कक्षा 10 नहीं अच्छी तरीके से पढ़ा, तो तब भी उसको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। वो वीडियो को देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो चलते हैं, हम लोग बहुलक को पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि देखिए, केंद्रीय प्रवृत्त की 3 माप होती हैं। एक देखिए माध्य होता है। केंद्रीय प्रवृत्त की मापें ध्यान से देख लीजिए एक बार। हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नया आया है तो भी यहाँ से समझ में आए। केंद्रीय प्रवृत्त की मापें, केंद्रीय प्रवृत्त की कितनी माप होती है? 3 माप होती हैं। नंबर 1 माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, और दूसरा माध्यिका, ध्यान से देखिए, मीडियन, माध्यिका, और तीसरा बहुलक, बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ही याद रखिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। इसके नाम इंग्लिश में मीन, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। जिसको नहीं बोलने आ रहा है फिर से बोले, मीन, मीडियन, मोड। मीन को किससे व्यक्त करते हैं? मीन को एम से व्यक्त करते हैं या बार एक्स से व्यक्त करते हैं। पीछे के वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है। मीन को, माध्य को एम से या बार एक्स से व्यक्त करते हैं। माध्यिका को बहुत से लोग नहीं व्यक्त करते, डायरेक्ट माध्यिका, माँ परक, माता, माँ आधा धा या पर छोटी मात्रा ई ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप इसको एम डी एन से व्यक्त कर सकते हैं। एम डी एन माध्यिका में देखिए, एम डी एन माध्यिका। ठीक है। बहुलक को किससे हम व्यक्त करते हैं? एमओ से। ठीक है। एमओ, मोड, एम कैपिटल रखिए, ओ छोटा रखिए। तो व्यक्त करना सबको हमको लगता है आ गया है। देखिए हम समांतर माध्य, समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज़ होता है। ठीक है। समांतर या माध्य एक ही चीज़ होता है। इसको हम पीछे के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात करना सीख गए हैं। ये हमारे कक्षा 9 में ही पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तब भी वो पीछे का वीडियो देख ले, वीडियो नंबर 1 से शुरुआत कर दे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब चीज़ एकदम सिस्टम से समझ में आ जाएगा। और नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट वो किस चैनल पर आया हुआ है तो भी देखे तब भी उसको समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग आज जो है बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। हालांकि बहुलक के साथ साथ आज हम लोग माध्य भी ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। माध्य भी फिर से एक बार बताया जाएगा, क्योंकि सवाल की कुछ डिजाइन ही कुछ ऐसी है। तो चलते हैं, हम लोग सबसे पहले बहुलक देखते हैं। माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुलक की परिभाषा पढ़ते हैं। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी प्री में गए या किसी अन्य एग्जाम में गए, यूपीएसआई में गए, रेलवे में गए, बैंकिंग में गए, मिलिट्री में गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। केंद्रीय प्रवृत्त की कुल कितनी मापें होती हैं? 3। कौन कौन? माध्य, माध्यिका, बहुलक। तीनों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, याद कर लीजिए। ठीक। तो चलते हैं। अब देखिए हम लोग आज मोड पढ़ेंगे। ठीक है। माध्यिका अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, माध्यिका आज के बाद सीखेंगे। तो देखते हैं मोड, बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बहुलक देखिए, बहुलक क्या है? आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो। ठीक है। जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो वही क्या होता है? बहुलक होता है। मतलब आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को ही बहुलक कहते हैं। बहुत आसान है। आवृत्ति का मतलब वही फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या बारंबारता हिंदी में कह लीजिए। मतलब जो आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो उसी को बहुलक कहते हैं। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग श्योर होता है। अक्सर आप किसी भी 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, एक में ज़रूर एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी लगातार 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, वहाँ से रिलेटेड, मोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। ठीक है।
तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए बहुलक क्या होता है, जैसे अभी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 2 है, 7 है, फिर 5 है, फिर मान लीजिए 2 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर मान लीजिए 4 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब हमें पूछे, यही आंकड़ा है, यही आंकड़ा है, ठीक है। अब इसमें हम पूछे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है, तो ऐसा आप देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो हम इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, चलिए और एक ठो बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना लिए तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार 5 आया है। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया है, 6 बार आया हुआ है। इस आंकड़ों में यही आंकड़ा है, ठीक है। इसी को आंकड़ा, इसी को इंग्लिश में डाटा बोलते हैं। खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप लोग कक्षा 10th में आए हैं। अगर आपको आपकी मैथ की बेस बहुत कमज़ोर है तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एक एक चीज़ बताया जाएगा और बहुत क्लियर कट बताया जाएगा, बहुत स्पष्ट बताया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑफलाइन क्लास नहीं किया या कहीं पढ़े, या मान लीजिए स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, तो आप इस ऑनलाइन के माध्यम से देखिए, 100 का 100% आपको समझ में आएगा। और अगर मान लीजिए आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, पढ़ने में बड़ी समस्या है, कमज़ोर हैं, मैथ से बहुत डर लगता है, तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। निश्चित तौर पर आप क्लास में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, लगभग नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। खुद से महसूस करने लगेंगे, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। एक चैप्टर पढ़ कर देख लीजिए कि उस चैप्टर में आपको कितना आ रहा है। तो ये देखिए 5 कितना है, यहाँ देखिए कितनी बार आया, सबसे अधिक बार आया। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। और कोई संख्या इतनी बार आया है नहीं। तो इसकी बारंबार, इसकी बहुलक इसमें कौन सा होगा, 5। तो हम लोग लिखेंगे बहुलक बराबर 5। इसमें बहुलक क्या होगा, 5। अक्सर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत सरल होता है, जो नहीं पढ़े रहते वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है। ऐसे कोई भी संख्या अगर हम दे दें और कह दें आप बहुलक ज्ञात करके दिखा लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 दे दिए, 5 दे दिए, 8 दे दिए, ठीक, फिर 8 दे दिए, फिर 9 दे दिए, फिर मान लीजिए 4 दे दिए, फिर 8 दे दिए, फिर 11 दे दिए, फिर 12 दे दिए, फिर 11 दे दिए, फिर 8 दे दिए, ठीक है। फिर मान लीजिए 4 दे दिए। ऐसे हमने किया। अब बताइए, मान लीजिए फिर 11 दे दिए, फिर 1 दे दिए, फिर 11 दे दिए। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें बहुलक कौन सी है। अब बड़े आराम से जितने लोग बैठे हैं, बड़े आराम से बहुलक बता सकते हैं। बहुलक जो बहुत बार आए, ठीक है, उसी को बहुलक कहते हैं। बहुलक की परिभाषा ही यही है, जो बहुल बार आए। बहुलक जो बहुत बार आए। कौन सा अंक बहुत बार आया है, हमको तो लग रहा है 8 बहुत बार आया है, 2 3 4, ठीक है, 8 आया है। 11 कितनी बार आया है, ना, इसमें एक मिनट, इसको हम और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 2 फिर 8। अब चलिए, अब देखिए, ठीक है, अब बहुत सही हमने आंकड़ा ले लिया। अब इसमें बता दीजिए कौन सा अंक अधिक बार आया है, 2 3 4। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, ठीक है। अगर 11 को देखेंगे तो 11 कुल 4 बार आया है, और कोई संख्या इतनी बार नहीं आई है। सबसे अधिक बार आंकड़ों में कौन आया है, 8 आया है। 8 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 6। तो बहुलक क्या हुआ, बहुलक 6 नहीं होगा, बहुलक 8 होगा। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, 8 आई है, ठीक। तो ऐसे भी दे देता है, और इसका पूछने का तरीका एक दूसरा होता है। चलते हैं, यहाँ दे देगा पद, और यहाँ दे देगा बारंबारता। ध्यान से देखिए, बारंबारता। आप लोग जानते हैं पद को किससे व्यक्त करते हैं, पद को यक्ष से व्यक्त किया जाता है, और बारंबारता को एफ से व्यक्त किया जाता है। ऐसे दे देगा, ध्यान से देखिए, लिख देगा 2 5 3 8, मान लीजिए लिख दिया 1 9, ठीक है। ऐसे दे दिया, मान लीजिए लिख दिया 8 6। अब ये हुआ। अब ये पूछा जाए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बहुलक बताइए किस इस
ऐसे दे देगा, ऐसे परीक्षा में आपको चार्ट देगा, ध्यान से देखिए, ऐसे परीक्षा में चार्ट देगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो चार्ट देगा और आपको इस चार्ट से, इस सारणी से पूछेगा इसमें बहुलक बताइए। तो बहुलक कौन सा होगा, आप बताइए बहुलक इसमें कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर एक अंक और बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ हम 13 इसको कर दें, अब बता दीजिए बहुलक कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, इसमें बहुलक कौन सा होगा। देखिए इसको पहले हम खूब अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये हमारा पद, पद माने संख्या हो गया, ये हमारा पद है। ये 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 2 5 बार आया है। 13 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। 1 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। 8 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, बार माने बारंबारता। देखिए 13 8 बार आया है, 2 5 बार। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 13 नंबर देखकर बोल रहे हैं, नहीं, 13 तो केवल 8 बार आया है, ठीक है। इसमें 1 देखिए, 1 सबसे अधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 1 देख लीजिए, 1 कितनी बार आया है, 9 बार आया है। तो 1 9 बार आया है तो 9 नहीं इसका बहुलक होगा, 1 9 बार आया है तो 1 बहुलक होगा। सबसे अधिक बार कौन आया है, 1। सबसे अधिक बार कौन आया है, 1, तो बहुलक क्या होगा, 1, ठीक है। 2 5 बार आया, 13 8 बार आया, 1 9 बार आया, तो 1 ही होगा। ये तो बता रहा है ना कि सबसे अधिक बार 1 आया है। तो हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, देखते हैं कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। एक दूसरा उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए, ऐसे हमने ले लिया, ए ले लिया। अब देखिए ए एक्स हो गया, ए एफ हो गया, ए पद हो गया, ए बारंबारता हो गया, एफ माने बारंबारता, पीछे के वीडियो में बताए हैं, ठीक। मान लीजिए 3 आया है, 10 बार आया है, ठीक है। 25 आया है, मान लीजिए 7 बार आया है, ठीक। और मान लीजिए 15 जो है 11 बार आया है, ठीक। और मान लीजिए 1 जो है ये 20 बार आया है। यहाँ पर देख लीजिए, 1 को बदल दें हम, 4 लिख दिए, 4 20 बार आया है। अब इसमें पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक कौन सी संख्या होगी, तो तुरंत हमको जवाब देना होगा। इसको सब लोग देखकर बता सकते हैं कि सबसे अधिक बार ए आया है, 4। 4 कितनी बार आया है, 20 बार। सबसे अधिक बारंबारता 4 की है, तो बहुलक जो होगा 20 नहीं होगा, बहुलक 4 होगा। भूल कर मत 20 लिखिएगा, परीक्षा में 20 विकल्प में सबसे पहले 20 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा, विकल्प में जब देगा तो सबसे पहले 20 देगा, आप उसी 20 को देख लेंगे। ऐसे विकल्प देगा, ए माने 20, मतलब आप 20 तुरंत देखो, तुरंत मार दो, बस गड़बड़ हो गया यहीं पर, ठीक है। और बी में 25 दे देगा, ऐसे देगा, आपको उलझाएगा, सबसे पहले कंफ्यूज करेगा। आप देखें 25 सबसे बड़ा अंक है, तो ऐसे नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर 4 20 बार आया है, 25 तो 7 बार आया है, 15 11 बार आया है, 3 10 बार आया है, 4 सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ बहुलक 4 होगा। और यहाँ बहुलक क्या होगा, यहाँ बहुलक 1 होगा। तो आप लोग समझ गए। इसकी परिभाषा देख लीजिए, एक बार हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, फिर हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पर और बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। सबको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। आप देखते जाइए, बहुत कुछ आप कर ले जाएंगे। देखिए बहुलक की परिभाषा क्या होती है, देखिए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आंकड़ों में जिस अंक की संख्या, ऐसे लिखिए, आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो वही क्या होता है, बहुलक होता है। बहुल बार आया, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को ही सबसे अच्छी परिभाषा है ही बहुलक कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बहुलक कहते हैं। क्या दिक्कत है भाई, सब लोग लिख सकते हैं परिभाषा। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को ही बहुलक कहते हैं, माने बहुल बार जो संख्या आई उसे बहुलक कहते हैं। आप दूसरी परिभाषा ऐसे कर सकते हैं, आंकड़ों में जिस
जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, आवृत्ति माने बारंबारता, आंकड़ों में जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक बार हो उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो हमको लगता है बहुलक की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से आ गई। तो देखिए हम अभी तक जो बहुलक ज्ञात करने के लिए सीखे, जो आज हमने सीखा वो कक्षा 9th का था, ठीक है। वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछते हैं, लेकिन जो हमको कक्षा 10 में पढ़ना है वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ना है। और जो अभी हम यहाँ पर बताए थे वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए था, ठीक है। तो हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, उसमें बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको सीखते हैं। तो उसको सीखने से पहले हमको उसके सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं और सूत्र सब लोग याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुलक की परिभाषा तो आ गया होगा, आंकड़ों में जो संख्या बहुल बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, वही संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, बहुलक का सूत्र। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों में कोई सूत्र नहीं है। अवर्गीकृत आंकड़ों में ऐसे डाटा दे देगा, अंक गिन लीजिए, कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है तुरंत बता दीजिए। आप मिलिट्री में बैठ जाइए, वहाँ भी पूछता है, सिपाही में बैठ जाइए, एसआई में बैठ जाइए, किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, बहुलक जरूर पूछता है, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो हमारे क्लास 10th में है वहाँ पर पूछता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो बहुलक को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, MO से, क्योंकि इसकी इंग्लिश मोड होती है। बहुत से लोग खाली बहुलक लिखते हैं हिंदी में, आप चाहें तो MO से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ऊंचे क्लासों में जाओगे तो MO ही लोग बताएंगे, ठीक। देखिए बहुलक की जो सूत्र होता है वो ऐसे होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0। ध्यान में रखिए, L1 प्लस F1 माइनस F0। अभी आप सूत्र को देखते जाइए, हम सवाल में सब चीज़ बता देंगे, F1 क्या है, F0 क्या है, ठीक है, L1 क्या है, इस चीज़ को हम बता देंगे। तो L1 प्लस F1 माइनस F0 और यहाँ पर 2F1 यही रहेगा, माइनस F0, फर्क कितना है, यहाँ 2 लगा लीजिए और माइनस एक चीज़ और लिख लीजिए F2 और गुणे CI माने क्लास इंटरवल। अच्छा, बहुत से जगहों पर CI को बराबर H भी लिखा रहता है, जैसे हम लोगों के हाई स्कूल के बुक में लिखा गया है। तो आप चाहो गुणे H लिख दो या गुणे CI लिख दो। चूँकि पीछे के 5 वीडियो में हमने CI लिखा है, इसलिए हम CI लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल होता है। आप सूत्र को देखकर मत घबराइए, सबको समझ में आएगा, चाहे कोई नहीं पढ़ा है, पूरा 5 वीडियो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तब भी समझ में आएगा, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से। और एक सवाल आप देख लीजिए, कुछ इस प्रश्नावली में 14.6 में कुल 14.2 में कुल 6 सवाल हैं, कुल 6 सवाल हैं। एक सवाल हम बताएंगे, 5 आपसे लग जाएंगे, 100% लग जाएंगे। आप देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार हम लोग सूत्र को फिर से लिखते हैं, फिर से देख लीजिए, फिर से हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको एक बार फिर से मिटा के यही सूत्र दोबारा लिखते हैं और देखते हैं कितने लोगों को याद हो गया। वहीं से बैठे बैठे जहाँ पर बैठे हैं ना, वहीं से बोला करिए, ठीक है, अपने आप से बोलिए। तो देखिए फिर से लिखिए, देखिए बोलिए, MO है, फिर क्या है, इक्वल टू है, बराबर, इसको बराबर को इंग्लिश में इज इक्वल टू बोलते हैं, इज इक्वल टू बोलते हैं। L1 प्लस, ध्यान से देखिए, L1 प्लस, फिर हमने क्या बोला था, F1, ठीक है, माइनस F0, F1 माइनस F0। फिर यहीं पर यही चीज़ यह लिखो, F1 माइनस F0 और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा दीजिए, 2 का गुणा कर लीजिए और फिर माइनस एक चीज़ और बढ़ा दो, F2 बढ़ा दो और गुणे CI बढ़ा दो। अभी आप जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो ध्यान से देखते जाएं, या जो भी नए हैं या जो पीछे के भी देखे हैं वो भी देखते जाएं, बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। और कौन क्या होता है अभी हम सवाल में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। इसमें मेन समस्या इस सूत्र को याद करना है। तो सूत्र को बहुत विधिवत तरीके से याद करते हैं, देखते हैं, फिर से देख लो, एकदम याद हो गया होगा। अब की मिटाएंगे, अब की जितने लोग देख रहे हो सब लोग वहीं बैठे बैठे सूत्र बोलना, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं अगर यहाँ नहीं याद करेंगे तो बाद में फिर आपसे दिक्कत हो जाएगी, नहीं याद करेंगे। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत याद हो गया तो आगे जब न्यूमेरिकल आप स्वयं से लगाओगे और सूत्र को नोट करोगे तो दिमाग में निश्चित तौर पर आ जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, इस बार हम इस सूत्र को मिटा रहे हैं। एक बार आँख फाड़ कर सब लोग देख लो, ठीक है, एक बार देखो।
और हम मिटाते हैं, फिर दोबारा सूत्र को लिखते हैं, उसके बाद सवाल लेते हैं। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से। अब कि देखते हैं कितने लोग बता ले जाते हैं, और जो लोग बता ले जाएंगे वो बिल्कुल तुरंत लाइक करेंगे, हम समझ जाएंगे कि ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, और कमेंट भी करेंगे, कमेंट लिखिएगा तुरंत। चलिए एक बार फिर से सूत्र को अब की रेड कलर से लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब अब की पक्का हो जाना चाहिए। अब की नहीं याद हुआ तो समझिए खतरा है, इसीलिए रेड का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, L1 यहाँ पर L1 प्लस, फिर से देखिए अब क्या होगा। अब बोलिए, आप लोग बोलिए, अपने में बैठे बैठे बोलिए। ठीक, ऐसे लिखिए F0 माइनस F1 हो गया। फिर यही चीज़ लिखिए F0 माइनस F1, और यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे, उल्टा हो गया बाबू, उल्टा हो गया, एकदम उल्टा हो गया। हम देख रहे थे सब लोग गलत गलत बता रहे हो। ठीक है, ठीक वो तो हमारी चाल थी, ये बता रहे थे कि देख रहे थे, कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं, वो हम जानबूझकर ऐसे लिखे थे। ठीक, बहुत से लोग कमेंट कर दिए। चलिए F0 लाइक, चलिए F1 माइनस F0 जैसे ऊपर लिखे हैं F1 माइनस F0। अब फिर देखिए नीचे F1 माइनस F0, बहुत आसान। नीचे क्या लिखेंगे, 2F1 लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से 2F1 लिखेंगे। और यहाँ पर जो है हमने क्या बताया था, माइनस F2 भी लिखेंगे, माइनस F2 अब गुणे CI। अब चलिए अब की बार सही है, एकदम सही है। देखिए F1 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, F1 माइनस F0, फिर F1 माइनस F0, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और यहाँ पर माइनस F2 गुणे CI। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब की बार उस बार गलती कर दिए थे बहुत से लोग, यहाँ पर गलत गलत लिखवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोड इक्वल टू L1 प्लस क्या होगा, F1 माइनस F0 अपान, फिर क्या लिखेंगे F1 माइनस F0। उसके बाद क्या करेंगे, वही से बैठे बैठे बोलिए, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी F2 लिखेंगे और गुणे CI। बहुत आसान है। L1 देखिए क्या होता है, अभी हम बताते हैं क्या L1 होता है, क्या L2 होता है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम सवाल को लेते हैं और सवाल को लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोगों को बताते हैं। एक सवाल हम नोट करते हैं, एक सवाल बहुत विधिवत तरीके से आप लोग देख लीजिए, और वैसे बाकी शेष 5 सवाल हैं, आप हल करिए और देखिए आपसे लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, फिर हम अगला वीडियो निश्चित तौर पर बनाएंगे, आगे के 2-1 सवाल और बताएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए आपसे नहीं लग पा रहा है, कोई समस्या हो रही है, जिससे एकदम पूरा आपका कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए। हालांकि एक ही सवाल बड़े ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, 1 मिनट हम। हाँ, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ले लिए, प्रश्नावली 14.1 यहाँ लिखा गया है, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिख लिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इनको देखते हैं, और इसी के आधार पर हम बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इनको कैसे हम लगाते हैं। ये देखिए डाटा दे दिया गया है, आंकड़ा दे दिया गया है, और नीचे कह रहा है कि इनका बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्य तो पीछे के 5 वीडियो में पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके सीखे, और माध्य को ज्ञात करने की 2 विधि सीखे, एक जो है प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो उनमें से किसी भी विधि के द्वारा हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे और बहुलक भी ज्ञात करेंगे। एक्चुअली में वो किताब NCERT जो है बहुत ही चालाक है और बहुत अच्छे तरीके से वो पूछता है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की समझ को भी विकसित करता है। उसका ये पूछने का मतलब ये है कि बहुलक से जब आप केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात कर रहे हैं तो कितना मान आ रहा है, और माध्य से जब ज्ञात कर रहे हैं तो कितना मान आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ वो देखना चाहता है और यही चीज़ आपको एहसास भी कराना चाहता है। तो देखिए दोनों का मतलब है कि बीच का अंक ज्ञात करना। तो हम इससे भी ज्ञात करके देखें बीच का अंक कौन सा आया, इससे ज्ञात करके देखें बीच का अंक कितना आया, दोनों सेम आ रहे हैं कि कुछ डिफरेंस करके आ रहा है, यही देखना है। इसीलिए उसने कहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। उसने नीचे और भी थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, आप किताब में पढ़ लीजिए, बोर्ड में हमने नहीं लिखा है, और उनकी व्याख्या करिए। तो बस कुछ करना नहीं, पहले तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो उनकी तुलना और व्याख्या देख लेंगे कि दोनों बराबर हैं कि कुछ कम या कुछ ज़्यादा है, क्या है। ठीक है, तो आगे इनको देखते हैं माध्य। पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद माध्य ज्ञात करते हैं। तो हमको ये आंकड़ा दिया गया, ये सारणी दिया गया है, तो हमको फिर सारणी बनाना पड़ेगा। तो हम एक ही सारणी बनाते हैं, एक ही सारणी बहुलक के लिए और माध्य के लिए, दोनों के लिए बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। उसी सारणी से दोनों हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो भैया एक चीज़ देख लीजिए, हमने बताया था जो पहली, पीछे की अगर वीडियो देखिए तो हमने क्या बताया था, पहली जो पंक्ति होती है वो वर्ग अंतराल के लिए होती है, पहली पंक्ति वर्ग अंतराल के लिए। फिर दूसरी पंक्ति जिससे x के मान निकलते हैं, ये भी बोले थे, ठीक है। अगर x चाहिए तो x निकाल सकते हैं। और दूसरी पंक्ति जो है, ये भले रोगियों की संख्या लिखा है, AF होता है, समझ में आ गया। पहली पंक्ति वर्ग अंतराल, दूसरा क्या होता है, F। अच्छा, किताब में कहीं कहीं एग्जाम्पल में देखिए F के जगह पर FI दिया है, तो आप उसको F मान कर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे F वैसे FI, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। FI इक्वल टू F, आप FI लिख सकते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तब भी, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी लगाएंगे तब भी वही होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप करते जाइए और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। ये ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल सब लोग लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं, हमारे सूत्र में भी क्लास इंटरवल होता है जो यहीं से हमको मिलता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या है। अच्छा, एक और बात हमने कहा जब सवाल को लगाइए तो आप वर्ग अंतराल को चेक कर लीजिए, 5 से स्टार्ट हुआ, 15 पर समाप्त हुआ, तो जिस पर समाप्त हुआ उसी से स्टार्ट होना चाहिए। 15 पर समाप्त हुआ तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, एकदम सही है। 25 पर समाप्त हुआ, 15 से 25, तो 25 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो पीछे के वीडियो में एक सवाल ऐसा था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, हमारा कुछ चेंज नहीं करना है, सब एकदम सही है। और इसको वर्ग अंतराल के बाद इसको हम लोग F लिख लेते हैं, F लिख लिए। अब इनको हम लोग लिख लेते हैं, ये 5 से 15 हो गया, खूब अच्छे से देखिए, 15 से 25 हो गया, 15 से 25, 25 से 35 हो गया, 25 से 35, 35 से 45, कोई दिक्कत नहीं, 10-10 का अंतर है, 25 10 35, 35 10 45। निश्चित तौर पर 45 से हम लोग क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे, और 55 से हम लोग 65 लिखेंगे, और 65, बस इतने हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग देखते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और सबको समझ में आएगा। एक चीज़ और है, जैसे हमने कहा CI ज्ञात करना, क्लास इंटरवल ज्ञात करना, ठीक है। तो CI कैसे ज्ञात किया जाता है इसको देख लेते हैं। CI देखिए, पहली बात जो ये वर्ग अंतराल है, अगर इसमें वीडियो में सही से आ रहा होगा, 1 मिनट हम देख लें, ठीक, एकदम आ रहा, ठीक। ये देखिए जो क्लास इंटरवल है, ठीक, ये 5 से 15, इसका जो पहला अक्षर होता है ये भैया L1 होता है, ये क्या होता है, L2 होता है। फिर से देख लीजिए, ये पहला, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट को मतलब निम्नतम सीमा, लोअर लिमिट माने निम्नतम सीमा हिंदी में, और इंग्लिश में अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब उच्चतम सीमा। तो हम कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड तो इंग्लिश में सीख जाएं, भले हमारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखिए, बहुत आसानी से आपको आएगा। हमारी तरह हम जैसे बोल रहे हैं सीखते जाइए। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर अपर, लोअर लब अपर, ठीक, आ गया समझ में, अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिए इसको लोअर को हमेशा, जैसे इसमें लोअर अपर को अगर इसमें पूछा जाए L1 कौन है तो L1 है, L2 है। इसमें पूछा जाए कौन L1 L2 है, L1 L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2, L1 L2। अब देखिए CI जब हमको ज्ञात करना होता है तो CI ज्ञात करना कोई कठिन नहीं, बहुत ईजी होता है। कैसे ईजी होता है, कोई भी ले लो, चाहे A ले लो, चाहे A ले लो, चाहे जो ले लो, अपर में से लोअर घटा दो, उसी के अपर में से उसी के लोअर को हम लोग घटा देते हैं, तुरंत मिल जाता है, वही चीज़ आएगा। जैसे देख लीजिए CI ज्ञात कर रहे हैं, 15 - 5 कितना हो गया, 10 आया। अब इसमें से घटा दीजिए, देखिए 25 में से अगर फिर से CI ज्ञात करना चाहता है कोई, चाहे जहाँ से ज्ञात करे, 25 में से 15 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 10 आएगा, हर बार 10 ही आएगा, ठीक है। CI का मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है, ध्यान से देखिए आप लोग, हमको मत देखिए, इसको देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अपर में से लोअर घटा दो, 25 में से 15 घटाओ कितना आया, 10 आया। 35 में से
25 घटाएं कितना आया 10 आया। तो CI कितना हुआ, क्लास इंटरवल कितना हुआ 10 हुआ। उसी को हम लोगों की किताब में H कहा गया है। ठीक है, तो हमको लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई समस्या है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग इसको आगे थोड़ा सा सीखते हैं। अब इसको हम लिखते हैं क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं 6, 11, 21, 23, ठीक है, 14, 5। चलिए CI हम लोगों के पास हो गया है। CI हम लोग कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या चाहे जहाँ से ज्ञात कर लीजिए। इसमें से 15 में से 5 घटा दीजिए, बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ समस्या नहीं है भैया, समस्या देख लीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, हर सब लोग, सब बच्चे ध्यान से देखें, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं। आप कॉपी कलम लेकर भी सीख सकते हैं। पहले आप वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, फिर कॉपी कलम से हल कर लीजिएगा। जब समस्या होगी तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, अभी लिखिए नहीं, अभी पहले खूब अच्छे से देख लीजिए। हमको लगता है एक बार देख लेंगे, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारा बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हम बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। एक बार अभी हमने बताया है L1 प्लस, फिर हमने क्या बोला था, F1 माइनस F0 ऐसे बोले थे। फिर हमने बताया था F1 माइनस F0, अब देखो यह याद आ रहा होगा, 2 से गुणा कर लीजिए। और यहाँ क्या कर लेते हैं, सब लोग बोलिए F2 और गुणे CI। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे होता है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग मोड ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। माने मोड होता है, मोड माने बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक होता क्या है, बहुलक वह होता है आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति, जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे पहले आवृत्ति को देखिए, आवृत्ति माने बारंबारता, आवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये हमारा बारंबारता है, आप लोग सीख चुके होंगे बारंबारता। पीछे के वीडियो जब देखेंगे तो एकदम स्पष्ट आ जाएगा, एफ को ही बारंबारता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किसकी बारंबारता, कौन सी बारंबारता में, इसमें सबसे पहले यही चेक करना होता है। जब भी बहुलक का आपको ज्ञात करना हो, ध्यान से सुनिए, जब भी बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले बारंबारता को देखिए, एफ को, जो दूसरी लाइन होती है वही बारंबारता एफ होता है। उसमें देखिए कौन सा अंक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 21 है, नहीं 23 है। ध्यान से 23, ध्यान से आप लोग लिखिए। हम थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा कर दे रहे हैं जिससे और अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है, ये हमारा बारंबारता है, यही बारंबारता है। ठीक, बारंबारता, बारंबारता को किससे व्यक्त करते हैं, एफ से, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा एफ है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले जब हमको बहुलक ज्ञात करना होता तो हम देखते हैं कि कौन सा अंक सबसे बड़ा है बारंबारता में। बारंबारता में सबसे बड़ा अंक 23 है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसी को हम लोग F1 लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिए, बारंबारता में जो अंक सबसे बड़ा होगा वही हमारा F1 होगा। और 1 से पहले क्या आता है, आप गिनती में बताइए, 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो F1 से पहले क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में भी निशान लगा देंगे। सबसे पहले क्या खोजेंगे, सबसे पहले F1 खोजेंगे। F1 कौन सा है भैया जी, F1 जो बारंबारता में सबसे बड़ा अंकवा है, सबसे बड़ा अंकवा 23 है, सब लोग समझ सकते हो। और F1 से पहले जो अंकवा होगा F0 होगा, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है। और F1 के बाद जो अंकवा होगा वो F2 होगा, एकदम आसानी से। मतलब F1 बराबर 23, F0 बराबर 21, F2 बराबर 14। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोग सीख गए। अब यहाँ पर कोई समस्या नहीं। अब देखिए समस्या है L1 की। ठीक, L1, तो L1 देखिए क्या है, L1 किसी का नहीं ले सकते हम, यही जिसको F1 मानते हैं उसी के सामने इसको भी घेर दीजिए। सबको नहीं, जिसको हम लोग F1 मानते हैं उसी के सामने वर्ग अंतराल को घेर दीजिए। सब लोग घेर दीजिए वर्ग अंतराल को। ठीक है, F1 जिसको मानते हैं उसी के सामने वर्ग अंतराल वाले को ऐसे बॉक्स में बना दीजिए। तो देखिए ये बॉक्स बना दिए। हम आपको बता रहे हैं यही जो बॉक्स में पहला अंक होता है यही L1 है,
L1 है, L2 है। अभी L2 की हमको ज़रूरत नहीं है, L2 जब माध्यिका ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर भी बताया जाएगा। तो L1 L2 यहीं पर सीख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। हमने नीले से लिख दिया, ये हमारा क्या है, L1 है। ध्यान से देखिए, यही हमारा L1 है F1 के सामने। अब देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम चलते हैं। अब हमारा CI भी हमको मिल गया, देख लीजिए CI भी मिल गया। तो बड़े आराम से हम मोड ज्ञात कर सकते हैं। हम मोड को जो है इसी सूत्र में रखकर ज्ञात कर लेते हैं। चलते हैं, हम मोड को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए L1 का मान कितना है, L1 का मान 35 है, 35 लिख दीजिए, बहुत सही। और देख लीजिए F1 का मान कितना है, F1 का मान 23, ध्यान से रखिए 23, F1 इक्वल टू 23, जो सबसे बड़ी बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक होता है, 23 लिख दीजिए। माइनस F0 कौन सा है, 21, ध्यान से देखिए 21 लिखिए, ध्यान से लिखिए। अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से बीच में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए L1 माने 35 है, हम 35 लिखे हैं, 2F1 है। तो 2F1 के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर इसके बीच में गुणा होता है, ध्यान में रखिए। ऐसे लिख लीजिए 2। अब चाहे कैंची गुणा बना दीजिए, चाहे डांट वाला गुणा बना दीजिए। 2F1, F1 का मान कितना है, F1 का मान बहुत आसान है, 23 होगा, 23 लिख दीजिए। ये देखिए माइनस F0 का मान कितना है, 21 है। और माइनस F2 का मान कितना है, 14 है। तो देखिए अब गुणे CI का मान कितना है, CI का मान 10 है। कहीं से भी CI ज्ञात कर सकते हैं, CI आप यहाँ से भी ज्ञात करते हैं। 45 में से 35 घटाएंगे तब भी 10 आएगा, ठीक है। उसको हम देखते हैं वीडियो में, पूरा सही दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बहुत सही, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है भैया ना, आप 1 मिनट देख लीजिए। इसको 35 हम लोग लिखेंगे और प्लस लिखेंगे। अब 23 में से 21 के आप सब लोग घटा सकते हैं, जो बहुत आसानी से घटा सकते हैं। 23 में से 21 कौन नहीं घटा सकता है यार, बैल से बैल लड़का घटा सकता है। इसको देखिए यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, पहले हमको गुणा करना है। तो 23 दूना कितना हो जाता है, 46। इसको भी सब लोग कर सकते हैं। अब इन दो संख्याओं के सामने देखिए ऋण है ना, दोनों के सामने ऋण है, तो ये दोनों जुड़ेंगे। लेकिन जब किसी दो अगर कई संख्याएं जितने के सामने ऋण है तो उनको जोड़ लो, उनको घटाना नहीं होता, उनको जोड़ना होता है। अगर सामने सामने ऋण है तो जोड़िए, लेकिन समन्वय चिन्हवा ऋण लिखना है, क्योंकि वो ऋण वाले हैं भाई। 21 ऋण है, 14 ऋण है, 21 और 14 कितना ऋण हो गया, 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। -4 और 1 5, 35। अब देखिए गुणे 10 बहुत आसान है, गुणे 10 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 35 प्लस 2 अब देखिए 46 में से 35 गया, बहुत आसान है। कितना बचा, 1 और 1 11 बचा, और गुणे 10। अब कुछ लोग इस गुणे 10 को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि ऊपरा का है नीचवा का है। गुणा में कुछ नहीं करना है, इसके नीचे जब कुछ नहीं लिखा है ना तो उसके नीचे कुछ नहीं है, ध्यान में रखिए। 1 छिपा होता है तो 1 को 1 रहने दो, ऐसे छिपा रहने दो। गुणा में हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, बहुत आसान। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो नीचे अंक है नहीं तो गुणा क्या करोगे, ऊपर का कर लो, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 35 प्लस, तो देखिए 10 दूना 20, 20/11। क्या दिक्कत है भाई। अब 35 धन, अब 20 में 11 से भाग दे दीजिए। 20 में 11 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 11 से 20 में हम भाग देंगे तो 11 या कन्ना में 11, बहुत आसान हो गया। तो कितना, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा, 20 में से 11 गया 9 बचा। दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा, 11 8 88, कितना बचा। फिर देखिए ध्यान से देखिए 2 बचा, फिर दशमलव नाते 0 बढ़ाओगे। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर देखिए दशमलव नाते 0 मिल गया तो 11 51 में 11 हो गया, फिर 9 बचा, फिर 0 हो गया, फिर 11 8 88, ठीक है। ऐसे ये बढ़ता जाएगा भैया ना। तो इसको रहने दीजिए, आप दशमलव के बाद केवल 1-2 अंक को लिख लीजिए, और दशमलव के बाद आप 2 अंक लिख लीजिए, इनको हटा दीजिए। और आप अगर कक्षा 9th में अच्छे से पढ़े हैं या आप जहाँ भी पढ़े हैं, सर जी बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। ये जो अंक हम हटा रहे हैं, अगर ये अंक 4 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, नहीं भी ऐड करोगे तब भी चलेगा, लेकिन एकदम ओरिजिनल बात बता रहे हैं, ठीक है। सीख जाइए आप लोग, नहीं सीखें। अगर ये 8 से बड़ा है
तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक लिखेंगे। लेकिन अगर ये हटाने वाला अंक जो बगल वाला है, इसके पीछे चाहे जितना हो, हटाने वाला अंक जो बगल वाला है अगर ये 4 से बड़ा है, 4 नहीं, 4 केवल नहीं, 4 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड कर लेते हैं। मतलब इसको हम 1.82 लिखेंगे, तो 1.82 लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने आता है, नहीं आता है तो भी सीख लीजिए। देखिए ऐड करने में करना क्या होता है, यहाँ दशमलव है ना, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें कहीं दशमलव है, इसमें दशमलव है लेकिन इसमें नहीं है। तो जोड़ और घटाने में दोनों में दशमलव का होना जरूरी है। बहुत लोगों को इसमें भी जोड़ने में समस्या होती है। अगर ऐसी किसी की समस्या है तो इसमें दशमलव है तो इसमें समझिए नहीं दशमलव तो पीछे दशमलव छिपा है, तो इनको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे 35 और पीछे दशमलव छिपा है, ऐसे लिख लीजिए। अब इस अंक को जोड़ना है तो लिखने में बहुत सावधानी देना होता है। इसमें लिखने का मेन फंडा है, लिखने का मेन सिस्टम है जोड़ और घटाने में। तो इसमें दशमलव नहीं था तो हमने दशमलव बना दिया, पीछे दशमलव छिपा होता है। अब इसको लिख लीजिए ऐसे, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखेंगे, अंक नहीं लिखेंगे। इधर 8 है, इधर 2 है, इधर क्या है 1 है। अब जोड़ लीजिए, जोड़ना था जोड़ लीजिए, इसके ऊपर नहीं कोई अंक, 2 8 और 5 1 6 और 1 4, ठीक, सॉरी ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 36.82। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 36.82, ये बहुलक का आ गया, ठीक है। और इन्होंने कहा तो हमारा आंसर आ गया, बहुलक हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलते हैं माध्य भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लिए, ठीक। अब हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में माध्य सबको ज्ञात करना सिखाया गया है। आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लो, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लीजिए, मतलब चाहे आप अज्यूम्ड मीन विधि से ज्ञात कर लीजिए, लघु विधि जिसको कहते हैं। और अगर नहीं सीखे हैं तो पीछे के वीडियो देख लीजिए, और अभी फिलहाल आप चैनल पर बने रहिए। हो सकता है यहीं अगर आप पीछे ना देखे हो, यहीं खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए माध्य का जो सूत्र होता है, थोड़ा सा यहाँ जगह की कमी हो सकता है पड़ जाए, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगा, हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। माध्य का बार x बोलते हैं या इसी को m बोलते हैं। माध्य को बार x भी बोला जाता है, m भी बोला जाता है। चलिए आज m से लिखते हैं, ठीक है। तो माध्य का जो सूत्र होता है ना भैया, अब इसको रेड कलर से हम हल करते हैं, ठीक। m इक्वल टू क्या होता है, am होता है, ध्यान में रखिए am, और प्लस सिग्मा FD अपान n गुणे CI, ध्यान में रखिए इसमें भी CI होता है, इसमें n भी होता है, CI भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, n कहाँ से मिलता है। सबसे पहले सूत्र में देखिए n कहाँ से मिलता है। हमने बताया कभी भी n को प्राप्त करना हो तो जितना f है जो डालो वह m है, जितना f है, जितने f हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, वही n है। तो ये f कहाँ है, यहाँ पर है, इनको ऐड कर लेते हैं, यही n बराबर आ जाएगा। ऐड माने जोड़ना, ठीक है। इनको ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, कॉपी में ऐसे बोर्ड परीक्षा में ऐसे कर दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है, दूसरे कलर से। रेड का यूज मत करिएगा, रेड को हम पढ़ाने में यूज करना है, ठीक है। आप ब्लू कर दीजिएगा, ब्लू से इसको लिखिएगा तो ब्लैक कर दीजिएगा, कोई और इंक ले लीजिएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 6 1 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 के 0, हाथ में आया 2, ठीक, बहुत आसान है। तो 2 4 1 5 5 1 6 6 2 8, कितना आ गया 80 आ गया। फिर से जोड़ लेते हैं, 6 2 8 8 3 11 11 9 11 9 20 के 0, 3 2 5 1 6 2 8, बहुत सही। हम लोग n ज्ञात के लिए कभी भी f को जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, कभी भी f को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। अब हमारे सूत्र में हमको n मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा FD चाहिए, ध्यान से देखिए सिग्मा FD। तो सिग्मा FD कैसे मिलेगा, CI तो आपका वही रहेगा, CI जो यहाँ पर है वही रहेगा, कहीं से भी CI ज्ञात कर लो, चाहे इसी में से इसमें घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, कहीं भी कुछ कर दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि भैया यहाँ पर D मान लीजिए, लघु विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, सब लोगों को समझ में आएगा। D से ज्ञात कर लीजिए, D ज्ञात कर लीजिए। फिर हमने क्या बोला था, फिर हमने बताया था इसी में किसी अंक को आप 0 मान लीजिए, ध्यान से देखिए, इसी में चाहे जिसके सामने और लगभग बीच में आए तो हम लोग चलो इसको 0 मान लेते हैं, इसी को 0 मान लिए, किसी को 0 मान लेते हैं, ध्यान से रखिए, कोई दिक्कत नहीं,
जीरो मान लिए। कोई मान लीजिए 21 को जीरो मानना चाहता है तो 21 को भी मान सकता है। कोई 14 को मानना चाहता है मान सकता है, थोड़ा सा दशमलव के बाद के मान इधर उधर होंगे, वेरिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं, जीरो मान लिए। अब हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे, ऊपर -1 -2 -3 उल्टी गिनती लिखते चले जाओ और नीचे क्या कर देते हैं +1 और +2 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। हमने कहा इसी को जीरो मान लेते हैं भैया ना। अच्छा, जिसको जीरो मान लो उसके सामने भी बॉक्स बना दो, तो ये तो ऑलरेडी बॉक्स पहले से भी बना है। अगर मान लीजिए हम जीरो इसको मानते तब इसको बॉक्स बनाते, तो इस बॉक्स को भूल जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए इसको, अब इसमें देखिए FD चाहिए, F गुणे D, क्या चाहिए, F गुणे D, तो F गुणे D भैया ज्ञात कर लीजिए FD। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से FD कैसे ज्ञात किया जाता है, AF है AD है, एकदम दिखाई दे रहा है, F गुणे D कर लीजिए, 6 त्रिक 18, तो कितना हो जाएगा -18। ध्यान से ऐसे लिखिए, 6 त्रिक 18, धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण को लेकर चिन्ह का गुणा लेकर करेंगे, 6 त्रिक 18 ऋण 18, 11 दूनी 22, तो -22 ये भी हो गया। 21 करना 21 -21 ये भी सही है। अब देखिए हम लोग इसका गुणा करेंगे, 23 शून्यम 0, 23 का जब जीरो में गुणा करेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी का भी गुणा करो जीरो हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट, 14 है करनम 14, तो +14 बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत आसान, 5 दूना 10। तो देख लीजिए ये हमारे FD हो गए। तो सिग्मा का मतलब हमने बताया था, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब जोड़, मतलब सिग्मा के सामने जो चीज़ है उसी को जोड़ लीजिए। तो ये FD है, FD को जोड़ लीजिए, सिग्मा FD हो गया, बहुत आसान। इसको कैसे करते हैं, इसमें 2 टाइप के अंक हैं, ऋण वाले भी हैं और प्लस वाले भी हैं भाई, 5 दूना 10। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, ऋण वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, 8 2 10 1 11, ऋण वाले को जोड़िए, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो ये कितना हो गया -6 हो गया, ठीक है। ऋण वाले को जोड़े, जब यहाँ पर ऋण वाले को जोड़े तो कितना आ गया -61 आ गया, 8 2 10 10 1 11 के 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, और प्लस वाले को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक, 1 1 2 24 +24। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करिए, ये ऋण में है ये धन में है, ऋण और धन जब 2 अंक हो जाते हैं तो काम क्या होता है, घटने का होता है। ऋण और धन जब 2 अंक ऋण और धन या ऋण में होते हैं, अदल बदल के होते हैं, तो काम घटने का। और घटने कैसे घटता है, अधिक में से कम घटता है। अधिक कौन सा है 61 और कम कौन सा है 24, तो 61 में से 24 अभी आप घटाइए, 11 में से 4 गया 7 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ध्यान से देखिए, 11 7 4 11, और ये कितना बचा 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। तो यहाँ पर देखिए 37 तो बचा। फिर से सुन लीजिए, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, एक ऋण में एक धन में काम क्या होगा, घटने का, अधिक में से कम घटेगा। अधिक कौन सा है 61 और कम कितना है 24, तो घटा लिए 37 आया, लेकिन इसके सामने चिन्ह कौन लिखा जाएगा, जो दोनों में बड़ा अंक होगा। बड़ा अंक 61 है, तो 61 के सामने ऋण है तो ऋण इसके सामने लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला देखिए 24 छोटा है, उसके सामने प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाएगा। जो अंक बड़ा होता है दोनों में उसी के सामने का चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा, वही प्रभावी हो जाता है। अब देखिए बहुत आसान हो गया। अब हम लोग देखिए AM हमको ज्ञात करना। देखिए हमारे पास सिग्मा एन भी मिल गया, एन ए हो गया, सिग्मा FD माने -37 हो गया। CI का मान कितना हो गया, CI का मान आपका जो है यही चलेगा, 10 वाला चलेगा, ठीक। अब AM देखिए कैसे ज्ञात होता है, तो AM ज्ञात करने के लिए AM हमने बताया था, जिसको आप जीरो मानिए, इसी को जीरो माने है ना, इसके सामने वाले जो लोअर और अपर लिमिट हैं, जो लोअर और अपर लिमिट है इनको जोड़कर बटा 2 कर लीजिए, AM हो जाता है। तो चलिए ये कितना है 35 है, ध्यान से देखिए, और प्लस 45 है और बटा 2 कर लीजिए, बस AM का मान आ जाएगा। 1 मिनट हम वीडियो में देखें नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है शायद, फिर से देख लीजिए, 35 धन 45 बटा 2, तो ये कितना हो गया 50 30 80, 80 बटा 2, ठीक है, 40 30 70, 5 5 10, ठीक। तो ये हो गया 5 5 10, 4 3 7 1
कट गया, कितना आ गया 40 हो गया। तो हमारा एम का मान कितना आ गया 40 हो गया। तो बहुत आसानी तरीके से अब हम लोग कर सकते हैं, एम का मान ज्ञात करेंगे। एम का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, एम माने एस्यूम्ड मीन, जिसको हमने 0 माना उसी का आधा, उन्हीं दोनों को जोड़ कर लोअर अपर आधा कर लीजिए, बस एम हो जाता है कभी भी। यहाँ पर देखिए एम का मान हम लोगों को 40 आ गया, और प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया, सिग्मा एफ डी का मान भैया जो आया यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान -35 आया। ध्यान से देखिए, तो ये देखिए यहाँ तो प्लस है और ये माइनस में आया, तो इसको क्या करेंगे, दो लगातार जब चिन्ह हो जाते हैं तो एक को माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, एक को ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। माइनस में अगर है ये, प्लस में है, तो एक को किस में बंद करके लिखते हैं, ब्रैकेट में। अब बटे एन, एन का मान कितना है 80 है, अब गुड़े सी आई का मान कितना है 10 है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखिए, अब प्लस और माइनस का गुणा जब होता है तो माइनस होता है, प्लस माइनस में हमेशा माइनस प्रभावी होता है, ध्यान में रखिए। ठीक, और ये कितना हो गया 37 बटा 80, और गुणे कितना हो गया 10 हो गया। अब इनको 0 से काट दीजिए, कितने आसानी से आ रहा है 40। अब 37 में 8 से भाग दे दीजिए, बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं 37 में 8 से। तो 37 में जब 8 से आप भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, कितना आ गया, बहुत आसानी से आ जाएगा, 5 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 8 छक 48। ठीक है, अब की कितना आया 2 आया, दशमलव नाते 0, 8 दूनी 16, कितना आया 4 आया, तो दशमलव नाते 0, 8 पच्चे 40। सबको समझ में आ रहा होगा, कट गया। तो ये कितना हो गया 40 ऋण 4.625। अब 625 हमने कहा, जैसे क्या कहा, दशमलव के बाद 2 अंक रखो यार, इसको देखिए 5 है ना, तो इस 4 से अगर बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, पीछे भी कई बार बता चुके हैं। अब हमारे यहाँ जब मैथ सीखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप पीछे छोड़ दिए हैं, छोटी क्लासों में छोड़ दिए हैं, वो सब रिकवर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, ये चीज़ है। अब ये कहिए शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा देख कर आपको मैथ आ जाए, आप सबसे बड़े तेज हो जाएं, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। ठीक, आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 में से हम इसको घटाते हैं, तो इसको 6 2 5 मत लिखिए, 6 3 लिख लीजिए। हमने कहा क्या कहा, 5 को हटा दीजिए, 5 अगर 4 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देते हैं। अब इसको घटाना है, फिर हमने बताया बहुत से लोगों को घटाने में समस्या है, इसमें दशमलव है, यहाँ देखिए दशमलव है, इसमें तो दशमलव है नहीं, तो हमने क्या बताया, जब दशमलव नहीं होता तो पीछे दशमलव लिखा होता। अब बहुत आसानी से लिखने का टेक्निक है जोड़ घटाने में, दशमलव लगा दीजिए। अब इस संख्या को घटाना है तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव फीड करिए, फिर देखिए दशमलव के उधर माने वहाँ हलंगियाँ देखिए। ठीक है, 6 3 है तो 6 3 लिख लीजिए, दशमलव के इधर कितना है 4। ऐसे हम लोग घटा देते हैं, ऋण लगा देते हैं। अब इसके ऊपर अंक नहीं है तो आपको घटाने में ऊपर अंक 0 भरना पड़ेगा, प्लस में नहीं भरोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन माइनस में घटाने में करना पड़ेगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3। अब देखिए ये कितना बचा, ये 9 बचा, 9 में से 4 गया 5। ठीक, ये कितना बचा 35। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से 35.37 आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा आंसर लगभग वही है, और यही बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो देखिए हमारा जो माध्य है, ये माध्य है भैया ना, इसको माध्य कहते हैं, एम फॉर माध्य, मीन। ठीक है, मीन जो है, मीन भी हमारा क्या आया 35.37 आया, और बहुलक भी हमारा यही आया। तो दोनों के मान में ए भी बीच का अंक बिछड़वा ज्ञात करता है, ए भी बिछड़वा ज्ञात करना है, और बिछड़वा ज्ञात करने को ही क्या कहते हैं, केंद्रीय, जो बिछड़वा अंक ज्ञात करते हैं, बीच के अंक ज्ञात करते हैं, वही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। माने कि उनकी प्रवृत्ति होती है कि बीच के अंक तक पहुँचे, उनकी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है बीच के अंक तक पहुँचे। तो ए कहाँ तक पहुँचा 35.37 तक, और ए 36.82 तक। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों में अंतर बताइए। तो दोनों में क्या अंतर बताना है, माध्य हमारा 35.37 आया और बहुलक कितना आया 36.82 आया। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, आप बस यही हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा, अच्छा इनकी चर्चा करिए, व्याख्या करिए। तो व्याख्या यही करना है कि दोनों की प्रवृत्ति जो है बीच के अंक तक पहुंचने की है, और दोनों लगभग बीच में अपना पहुंच रहे होंगे नियर अबाउट। ठीक है,
तो दोनों लगभग इर्द गिर्द बहुत अंतर नहीं है। अगर दो विधियों से भी ज्ञात किया जा रहा है तो दोनों के मानों में बहुत अंतर नहीं आ रहा है, 1 से 2 मान का अंतर आ रहा है। जैसा कि हमने सांख्यिकी में बताया है कि यह अनुमानों का विज्ञान है, ये 100% सत्य, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो इससे भी बीच का अंक ज्ञात किए, 35.37 है, इससे 36.82 है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ होगा, ध्यान से अगर आप देखे होंगे और पीछे के वीडियो अगर देख लेंगे जो लोग नहीं देखे हैं तो 100% आपको स्टैटिक्स समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे आया हुआ है कि बस हम जल्दी से देखेंगे, बस हमको जल्दी से आ जाए, तो भैया ऐसे दौड़ते रहिए, यह चैनल उस चैनल पर क्लिक करते रहिए, कुछ नहीं होना है। जब तक आप कंटिन्यू अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तब तक नहीं आएगा, तब तक आपकी समझ नहीं बनेगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को एकदम लाइक और सब्सक्राइब श्योर है कर लीजिए, नहीं तो आप यूट्यूब में ऐसे खोजते रहेंगे, सर्च पाते रहेंगे, पाएंगे नहीं। ठीक है, निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, हम जस्ट अगले वीडियो को ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल लगाने के बाद 5 सवाल और बचे हैं और पाँचों में बहुलक ज्ञात करना है। सब में आप बहुलक ज्ञात कर लीजिए, पाँचों में है इक्वल, पाँचों में इक्वल नहीं करना है, खाली इतने काम करना है, तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर पाँचों ज्ञात करके बताइए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।